Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, before starting my lesson, I would like to ask a few questions. So my first question is, what are the main points of Rutherford atomic model theory? According to Rutherford atomic model theory, atom contain positive charge portion that is called nucleus. Second, the attractive force between the nucleus and electron provide centripetal force to the electron. Third main point is size of nucleus. Size of nucleus is very small as compared to the volume of atom. Point number 4. Atom is a neutral particle because it contains electron and proton which are numerically equal in number. Point number 5. Mass of atom. The mass of atom is due to nucleus. My second question is, student, what are the defects of Rutherford atomic model theory? The main defect of Rutherford atomic model theory are: number first, Rutherford atomic model theory is based on laws of motion and gravitation. Second, if electron continues radiate energy, then continuous spectrum will be formed, but in actual atom give line spectrum. My third question is, what is Maxwell theory? According to Maxwell theory, electron or charged bodies revolving around the nucleus should emit energy continuously and ultimately fall in the nucleus. My fourth question is, what are the points which Rutherford could not explain? Rutherford atomic model give no explanation about the chemical properties of atom. It gives no idea about the arrangement of electron around the nucleus, and it gives no idea about the shell. Dear student, our today topic is about Niels Bohr atomic model theory. First of all, what is the history of Niels Bohr atomic model theory? Dear student, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नील बोर ने एक थ्योरी पेश की। इसने हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने अपनी थ्योरी पेश की 1913 के अंदर, जिसको आज हम नील बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी के नाम से याद करते हैं। इन 1913 नील बोर प्रेजेंटेड अ न्यू एटॉमिक थ्योरी टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। बोर कंसिडर हाइड्रोजन एटम एज अ मॉडल। याद रखिएगा स्टूडेंट, एमसीक्यूज में अक्सर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो है, इसने बोर ने किस एटम को एज ए एक्सपेरिमेंट चूज़ किया था, या किस एटम्स के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए। 100 हाइड्रोजन एटम के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किए। मॉडल के तौर पे हाइड्रोजन एटम को इसने लिया। जैसा कि लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पॉइंट्स या असम्पशन को डिस्कस किया, इसी तरह आज हम नील बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास नील बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी का पहला मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। डी स्टूडेंट, नील बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम 3 नाम दे सकते हैं, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। इस पॉइंट को फर्दर समझने के लिए मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी ने हमें यह बताया था। पॉइंट नंबर फर्स्ट को समझते हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट में यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जबकि नील बोर रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी रिवॉल्व करते हैं। इसने इसी बात को मॉडिफाई किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन एक जिस जगह के अंदर घूमते हैं वो एक फिक्स्ड जगह होती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकते हैं, यहां भी घूम सकते हैं, यहां भी। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं और उस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को इसने शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम दिया। ये थे हमारे पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। The farther the electron from the nucleus, the higher will be the energy and vice versa. पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहे स्टूडेंट, इसको भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में ये कहता है कि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा शेल, उस शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस के जितने पास होगा एक शेल, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस जितना न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा, फार्दर द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। ओके, जितना आपके पास शेल दूर होगा उतना उस शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब याद रखिएगा, उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यही बात कह रहे हैं स्टूडेंट कि जितना एक शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर उसका डिस्टेंस कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, और अगर एनर्जी कम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी की एनर्जी भी कम होगी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। The third main point is, as long as electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular orbit, they do not gain or lose energy. It means that energy of an orbit is fixed. जब तक एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ही सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा, उस वक्त तक ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। ओके, ये हमारे पास पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक एनर्जी ना लॉस करता है ना गेन करता है जब तक वो अपने ही शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। इसका तो मतलब ये हुआ कि एक शेल या ऑर्बिट की एक खास या फिक्स्ड एनर्जी होती है। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम डी स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल के अंदर रहेगा वो ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। तो कब गेन करेगा और कब लॉस करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप लगाएगा, उस वक्त या तो एनर्जी लॉस करेगा और या तो एनर्जी गेन करेगा। When an electron jump from higher energy orbit to lower energy orbit, it radiates energy. जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा तब एनर्जी लॉस करेगा, और जब लोअर शेल से हायर शेल में आएगा तब एनर्जी गेन करेगा। इस पॉइंट को भी ज़रा डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर डिफरेंट शेल है, पहला शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस शेल की तो मैंने आपको बताया कि जितने न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और जितना फासला कम उसकी एनर्जी, उस शेल की एनर्जी भी कम, या उसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम।
इसी तरह फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास हायर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल से ये जंप करते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे। आप मुझे ये बताएं स्टूडेंट कि ये एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इस शेल की एनर्जी है 10 और इसकी है 5। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को इस जगह में जाने के लिए इसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी या गेन करनी पड़ेगी। जाहिर है इस जगह में रहने के लिए इसको एनर्जी, इसकी अभी एनर्जी है 10, इधर रहने के लिए 5 चाहिए, तो इसको 5 एनर्जी इसको लॉस करनी पड़ेगी, तब जाके इस शेल के अंदर रह सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर इट लॉस एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर इट एब्जॉर्ब एनर्जी। कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप लगाएगा, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहना है तो इधर रहने के लिए इसको 10 एनर्जी चाहिए, अब इसकी 5 है तो 5 ये एब्जॉर्व करेगा, इसकी 10 बन जाएगी, तब जाके इधर रह सकेगा। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू दी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, अच्छा स्टूडेंट, मैंने कहा कि जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप लगाएगा तो या तो एनर्जी लॉस करेगा और या तो एनर्जी गेन करेगा। याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप लगाएगा तो एनर्जी का चेंज आएगा और एनर्जी के चेंज को डिनोट करते हैं डेल ई। ओके, जाहिर है एनर्जी का चेंज तब आएगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप लगाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेल का नाम है E2, एक शेल का नाम है E1। E2 मीन एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 1। शेल को E2 एनर्जी हाई एनर्जी लेवल माइनस E1 लोअर एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल उन दो शेल्स में एक शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं सेकंड शेल में तो उनमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा जिसको डिनोट करते हैं डेल ई। और एनर्जी का डिफरेंस कब आएगा? जब हम बड़े एनर्जी लेवल में से स्मॉलर एनर्जी लेवल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, और एनर्जी का चेंज जो है वो किसके इक्वल होगा? एनर्जी का चेंज इक्वल होगा एच म्यू। एच म्यू का मतलब क्या है स्टूडेंट? एच यहाँ पे एच म्यू, एच हमारे पास एक प्लांक्स कांस्टेंट है जबकि हमारे पास म्यू फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की जो या लॉस होगी या एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह E1 लोअर एनर्जी लेवल है और E2 हायर एनर्जी लेवल है। डेल ई हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस है। याद रखिएगा एनर्जी का डिफरेंस तब आएगा जब बड़ी एनर्जी लेवल से हम छोटी एनर्जी लेवल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके वो चेंज जो है एनर्जी का चेंज जो है वो किसके इक्वल होगा? एच म्यू के। एच की वैल्यू एक कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और म्यू हमारे पास उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन कैन reside in one of the orbits and cannot stay between them। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट के बीच में कभी नहीं रह सकेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं स्टूडेंट, या तो इस ऑर्बिट में रहेगा या इसमें रहेगा या इस ऑर्बिट में रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दो ऑर्बिट के बीच में रहे या इन दो ऑर्बिट के बीच में रहे। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे बिटवीन ऑर्बिट। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही रहेगा, ऑर्बिट के बीच में नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 6, the electron can move only in that orbit in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h divided by 2 pi। डी स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6 में यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर रह सकेगा जिसकी एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr। ठीक है, जिसकी एंगुलर मोमेंटम
h डिवाइड बाय 2 पाई हो, 2h डिवाइड बाय 2 पाई हो, 3h डिवाइड बाय 2 पाई हो, 4h डिवाइड बाय 2 पाई हो, मतलब इंटीग्रल वैल्यू हो, हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू ना हो। इसको समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपने एक सीढ़ी के ऊपर यहाँ तक आना है, तो आप पहले पाँव यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप पाँव यहाँ रखो, तो आप यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ नहीं रख सकते, बल्कि दोबारा इधर गिर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते। इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहता है, जिस शेल के अंदर या जिस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, उसकी एंगुलर मोमेंटम या तो 1h डिवाइड बाय 2 पाई होगी, या 2h डिवाइड बाय 2 पाई होगी, या 3h डिवाइड बाय 2 पाई होगी, या 4h डिवाइड बाय 2 पाई होगी। इस तरह नहीं होगी कि 1.5h डिवाइड बाय 2 पाई, उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2.2h डिवाइड बाय 2 पाई, इस तरह नहीं होगी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर रहेगा जिस शेल की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पॉइंट में नहीं होगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल में होगी। h डिवाइड बाय 2 पाई, 2h डिवाइड बाय 2 पाई, इस तरह की वैल्यू होगी। और ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं mvr, विच इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। n यहाँ पे है, नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। पहला शेल है तो 1, सेकंड शेल है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो फोर्थ के लिए हम यूज़ करेंगे। h एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। दिस इज प्लांक कांस्टेंट। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की भी एक कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। ओके, अगर ये फार्मूला यूज़ करके हम किसी भी शेल के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका मास, उसकी रेडियस वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आप आगे लेवल पे यूज़ करेंगे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 6। नाउ स्टूडेंट, come to the point number 7. The orbit defined by Bohr are represented by alphabet K, L, M, N and so on. याद रखिएगा, बोहर ने शेल को अल्फ़ाबेट से डिनोट किए और अल्फ़ाबेट को स्टार्ट किया था K, L, M, N, O, P, Q, R, इसी तरह आगे जा सकते हैं। मतलब पहले शेल के लिए उसने कहा कि पहले शेल के लिए हम यूज़ करेंगे K। अगर शेल का नंबर है n इज इक्वल टू 1 तो उसके लिए उसको डिनोट करेंगे K से। अगर शेल का नंबर है 2 तो इसको डिनोट करेंगे हम L। अगर शेल का नंबर 3 है तो उसको डिनोट करेंगे M। इसी तरह मैंने यहाँ डायग्राम से शो किया हो, ये पहला शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो पहले को शो करेंगे K, सेकंड को L, थर्ड को M, N, O, P, Q, R, इस तरह आगे चलेंगे। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास नील बोर एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको नील बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक बार फिर हम स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट को रिवाइज करते हैं। डी स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला मेन पॉइंट्स है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ नील बोर एटॉमिक थ्योरी। In 1913, Niels Bohr presented a new atomic theory in order to overcome the defect of Rutherford atomic model theory. Bohr considered hydrogen atom as a model. Second main point is assumption of
Neil Bohr atomic model theory. First assumption is फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं इस पॉइंट को, जिसका नाम है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. मैंने जो अंडरलाइन वर्ड किए ये आप इसको हेडिंग बना सकते हैं. फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ which are called shell, orbit or energy level. Second main point is distance. हेडिंग बना सकते हैं आप distance. Distance of electron from the nucleus when increases, then the energy of that shell and that electron also increases. And the distance of electron from the nucleus when decreases, then energy of that electron and shell also decreases. Point number third, energy change. Electron can neither lose nor gain energy whenever it stay within orbit. Point number 4, electron jump. When electron jump from higher energy level to lower energy level, it loses energy, and when electron jump from lower to higher energy level, it gain energy. E, residence of electron. Electron can not reside between the orbit. It cannot stay between orbit. F, angular momentum of electron. Electron can move in that circular path or that orbit for which angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi. G, orbit representation. According to Bohr, orbit are represented by alphabet, that is K, L, M, N and so on. K is used for first orbit, L is used for second, M is used for third, N is used for fourth and so on. These are the main points of today's lecture. Now student, come to the homework. Dear student, your homework is write down the whole lecture on worksheets. Thanks. Allah Hafiz.